नमस्कार प्यारे साथियों, मैं संजय आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके प्यारे परिवार जीएमएस कंपटीशन क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे और शानदार होंगे। आज के सेशन में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन के बारे में जो रहने वाला है एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट। आप सभी लोगों को पता है कि इस वर्ष एक बहुत ही बम्पर वैकेंसी है एसएससी जीडी में। जितने भी विद्यार्थी पहली बार फॉर्म फिल किया है एसएससी जीडी के बाद एसएससी जीडी का, उनके लिए एक ये डायमंड मौका है, ये गोल्डन से भी एक बहुत ही सुनहरा मौका है। और इस मौके को हम अचीव करने के लिए आपके लिए ले आए हैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। आपको पता है कि जो एसएससी जीडी का पेपर होता है इसमें मैथ रीजनिंग जीके जीएस और हिंदी और इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 20-20 नंबर के प्रत्येक सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टोटल मिला के हमें बात किया जाए तो अगर छोड़ दे तो 160 नंबर का पेपर होता है, जिसमें जीके जीएस एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। और जो लड़के छटते हैं या जो लड़के कट ऑफ से पीछे आते हैं वो जीके जीएस से ही आते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं जीके जीएस से। तो जीके जीएस तैयार कैसे किया जाए, इन सब की चर्चा आज की क्लास में हम लोग करेंगे। और आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी एसएससी जीडी में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। इससे आपको यह पता चलेगा कि हमारा जो एग्जाम होता है इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारे एग्जाम में आएगा या भी नहीं आएगा, या फिर हमें किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए ताकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएं उनको हम आसानी से कर सकें। तो बात करते हैं आज की प्रैक्टिस सेट की। तो आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है, ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट पहला प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, आज का हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। और आज की प्रैक्टिस सेट में हम लोग 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, लेकिन इसी के साथ जब हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में एक पेपर में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं बात किया जाए तो लगभग 20 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के पूछे जाते हैं। तो 20 क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो पेपर है, ये पेपर है आपका एसएससी जीडी जो है, इसका पेपर है ये 2019 का है। कब का है? तो 2019 का है, 2019 का ये पेपर है। और इसी तरीके से हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उनको डिस्कशन करते हुए हम लोग अब तक जितने पेपर हुए हैं उनको भी डिस्कस अपनी क्लास में करेंगे। बात करते हैं, ये पेपर हमारे द्वारा बनाया नहीं गया है। आप जाके एसएससी जीडी का 2019 का पेपर देख सकते हो और ये आपको 41वें नंबर क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग इस पेपर को डिस्कशन करेंगे। ये पेपर हमारे द्वारा नहीं बनाया गया है, ये डायरेक्टली एसएससी के द्वारा पूछा, एसएससी जीडी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है पेपर में। ठीक है, तो बात करते हैं क्या, ये देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें हम डिस्कशन करेंगे सारे क्वेश्चन के बारे में जो आपके पेपर में आए हुए हैं। और बात करें आज की क्लास में, तो आज के क्लास में हम केवल 10 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। और इसको डिस्कशन करने के बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की क्लास होगी इसमें हम जीके जीएस के पूरे पेपर को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आपके नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसा कि आपको पता है कि जो जीके जीएस का पेपर आता है इसमें न केवल आपसे एक टॉपिक से क्वेश्चन आता है बल्कि आपके सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीके जीएस का आपका जो पेपर होता है इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपके हिस्ट्री शामिल होता है, जियोग्राफी शामिल होता है, पॉलिटी भी होता है, और इसी के साथ आप बात किया जाए तो करंट अफेयर के भी 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। इसी के साथ आपको और क्या पढ़ना होगा, इकोनॉमिक पढ़ना होगा। इकोनॉमिक आता है, इकोनॉमिक से भी क्वेश्चन आ जाता है। और स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आता है। कहाँ से आता है? स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन के साथ साथ कभी कभी जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो पेपर होता है कुछ डिजाइन किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं इस तरीके का जो डिजाइन पेपर होता है, किसी से 2 नंबर का आता है, किसी 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी से 1 क्वेश्चन याद पूछा जाता है। इस तरीके का आपका पेपर डिजाइन किया जाता है, जिससे आपके कुल 20 क्वेश्चन बनते हैं। कितने क्वेश्चन बनते हैं? 20 क्वेश्चन। जो नया पैटर्न है उसमें 20 क्वेश्चन है, यदि पुराने में ज्यादा क्वेश्चन ना हो तो उसे मैं विदाउट क्लियर कर दूंगा।
ठीक है, तो बात करते हैं जो आपका पहला जो क्वेश्चन आया हुआ है, पाइका का संबंध पूछा जा रहा है। पाइका जो कि एक नृत्य है, पाइका जो कि एक क्या है, नृत्य है। तो चलिए आज की पेपर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाकी इन सब की जो डिटेल्स है वो आपको पहली क्लास में, आप लोग जब इसकी पहली क्लास इंट्रोडक्शन या स्ट्रैटेजी वीडियो देखोगे, हमने क्या किया है, एसएससी जीडी का कैसे हमें एसएससी जीडी में 20 में 20 क्वेश्चन को हमें करना है, इसकी स्ट्रेटजी मैंने पहली क्लास में बताया है। तो पहली क्लास आप लोग जाके देखिए, इसके बाद ये प्रैक्टिस सेट आपका फर्स्ट है, फिर इसके बाद आप इसे देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे हम जीके जीएस के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसके साथ ही आपका एक भी ना क्वेश्चन छूटे, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा हल करना पड़ेगा। ठीक है, और ये काफी डिटेल से होने वाली क्लास है। चलिए बात करते हैं पारंपरिक जो नृत्य है पाइका का संबंध किससे है। तो आप लोग जानते हो कि पाइका एक नृत्य है, किस राज्य से संबंधित है। तो देखो एक राज्य है जिसका नाम है झारखंड। क्या नाम है, झारखंड। जहां पर और नृत्य की बात करते हैं तो यहीं पर कर्मा नृत्य मनाया जाता है। ठीक है, कर्मा नृत्य किया जाता है, सरहुल किया जाता है, क्या किया जाता है, सरहुल किया जाता है, डोंगा किया जाता है, डोंगी नृत्य किया जाता है। ठीक है, और एक नृत्य और है जिसका नाम क्या है, पाइका। क्या नाम है, पाइका नृत्य है। तो ये सब जो नृत्य है ये झारखंड के नृत्य, कहाँ के हैं, झारखंड के नृत्य है। आपको पता है जो झारखंड है ये बिहार से अलग होकर एक राज्य बना था। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना था, इसी तरीके से झारखंड बिहार से अलग होकर बना। किससे अलग होकर बना, बिहार से अलग होकर बना, बिहार से अलग होकर बना ये राज्य है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झारखंड। झारखंड इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पाइका यहाँ का क्या है, नृत्य है। ठीक है, यहाँ पर सरहुल एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है, सरहुल यहाँ का एक नृत्य भी है। ठीक है, उत्तराखंड की बात करते हैं तो कुमायूं, गढ़वाली, कजरी और झोरा, ये सब कहाँ का नृत्य है, ये सब उत्तराखंड का नृत्य है। कहाँ का नृत्य है, उत्तराखंड का नृत्य है। कुमायूं, गढ़वाली, कजरी और झोरा, ये सब कहाँ का नृत्य है, ये सब जो नृत्य है वो है उत्तराखंड का नृत्य है। ठीक है, और सिक्किम की बात करते हैं तो यहाँ पर एक नृत्य काफी फेमस है जिसका नाम है मुखौटा नृत्य। कौन सा नृत्य, मुखौटा नृत्य नाम है, और ये सिक्किम का काफी प्रसिद्ध नृत्य है। और ये मुखौटा नृत्य आपका लद्दाख का भी एक नृत्य है। ठीक है, लद्दाख, मुखौटा जो है लद्दाख का भी नृत्य है। इसी के साथ सिक्किम में भी काफी मनाया जाता है, किया जाता है नृत्य। ठीक है, और बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो देखो कर्म, यहाँ का जो नृत्य है वो है कर्म, अहरी, लहंगी। ठीक है, ये सब कहाँ का नृत्य है, लहंगी। ये सब जो नृत्य है ये मध्य प्रदेश का है। कहाँ का, मध्य प्रदेश का। अहरी, लहंगी, कर्म। ठीक है, ये सब जो नृत्य है ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। लोक नृत्य नहीं, नृत्य की बात करते हैं। नृत्य और लोक नृत्य में अंतर होता है। ठीक है, और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पाइका जो नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है, झारखंड राज्य से संबंधित है। बात करते हैं झारखंड राज्य की। तो देखो झारखंड राज्य की राजधानी है रांची। ठीक है, जहां पर अभी कुछ समय पहले हेमंत सोरेन जी की सरकार थी, लेकिन अब वहां पर चंपई सोरेन जी की सरकार है। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक पॉलिटी का क्वेश्चन है। देखो जो पहला क्वेश्चन था जो पहला क्वेश्चन था ये संबंधित था स्टैटिक जीके का, ये इससे संबंधित था, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन था। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हो ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। किसका है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। और अभी हमने बताया कि जो पेपर आता है आपका जीके जीएस का, ये आपके सारे सब्जेक्ट का क्या होता है, एक मिक्सअप होता है। सारे सब्जेक्ट से मिलकर पेपर आपका बनता है। तो आप केवल एक सब्जेक्ट नहीं, सारे सब्जेक्ट पर आप लोग कमांड करिए, सारे सब्जेक्ट को तैयार करिए, तभी आप जीके जीएस का पूरा पेपर सॉल्व कर पाओगे। चलिए बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की, दूसरे क्वेश्चन की। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है क्या पूछा जा रहा है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दिया गया है, 18 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, कितना कर दिया गया है, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। आपको पता है कि अब जितने भी 18 वर्ष के व्यक्ति होते हैं वो चुनाव में वोट देने के लिए जाते हैं। ठीक है, जा सकते हैं। और ये इसके पहले ये नहीं था, इसके पहले आप 21 वर्ष के हो तभी क्या कर सकते थे, वोट दे सकते थे।
लेकिन अब ये क्या कर दिया गया है, इस प्रावधान को हटा दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो प्रावधान हटाया गया है ये किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया है। आपको पता है कि जो 21वां संविधान संशोधन है, ठीक है, 21वां संविधान संशोधन के माध्यम से हमारी 8वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 8वीं जो अनुसूची है 21वें संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची में जो आपकी 14 भाषा थी, 14 जो आपकी भाषा थी, इसमें एक भाषा ऐड किया जाता है। इसमें पहली भाषा ऐड किया जाता है जिसका नाम क्या होता है, सिंधी भाषा होता है। क्या होता है, सिंधी भाषा होता है। और इसे क्या किया जाता है, इसे 21वें संविधान संशोधन 1967 में 90। तो हम बात कर रहे थे 21वें संविधान संशोधन की। तो 21वां जो संविधान संशोधन है ये 1967 में किया गया था और इसके माध्यम से 8वीं अनुसूची में हमारी जो 14 भाषा थी इसमें एक भाषा ऐड किया गया जिसका नाम सिंधी भाषा था। क्या नाम था, सिंधी भाषा इसका नाम था। इसे ऐड किया गया। और बात करते हैं आगे बात करते हैं अगर हम बात करते हैं 61वां जो संविधान संशोधन है तो इसका ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। 61वें संविधान संशोधन 1989 जो कब किया गया था, 1989 में किया गया था। इसी के माध्यम से क्या किया गया, जो मतदान करने की आयु है, मतदान करने की आयु 21 से घटाकर कितना कर दिया गया, 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 21 से हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। और यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करते हैं इस आर्टिकल में सार्वभौमिक मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का वर्णन किया गया है। तो आपको पता है कि आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 के क्लॉज ए तक किसका वर्णन है, हमारे चुनाव आयोग का वर्णन है। लेकिन बात करते हैं वयस्क, आर्टिकल 326 में क्या है, एंड सार्वभौमिक, आर्टिकल 326 में क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का वर्णन दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल कौन सा बोलता है कि एक आपको क्या हो, अगर 18 साल के हो गए हो तो आप क्या हो, एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का एक आपके पास क्या है, अधिकार है। ठीक है, तो ये लिखा गया है आर्टिकल 326 में, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये आर्टिकल आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और इसी तरीके से हम बात करते हैं थोड़ा सा 71वें संविधान संशोधन की और 52वें संविधान संशोधन की। जो भी स्टूडेंट अभी लिख ना पाया हो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, क्योंकि हम थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा फास्ट, जो क्लास होगी थोड़ा सा फास्ट रहती है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके क्या करिए, सारी चीजें नोट डाउन कर लिया करिए। चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 71वें संविधान संशोधन की। तो आपको पता है कि 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था और इसके माध्यम से क्या किया गया, हमारे संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसी में क्या किया गया, 8वीं अनुसूची में ही पहले कितनी भाषा हुआ करती थी, 14 भाषा हुआ करती थी। और उसके बाद फिर 21वां संविधान संशोधन किया गया जिसके माध्यम से एक भाषा जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 में एक भाषा जोड़ा गया जिसका नाम सिंधी था। क्या नाम था, सिंधी भाषा था। और इसी के माध्यम से इसके बाद फिर क्या किया गया, 71वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया, 1992 में किया गया। इसके माध्यम से क्या किया गया, इसके माध्यम से 3 भाषा जोड़ी गई जिसका नाम क्या था, नेपाली, मणिपुरी एंड कोंकणी। क्या नाम था, मणिपुरी एंड कोंकणी, 3 भाषा को इसमें जोड़ा गया। ठीक है, किसमें जोड़ा गया, तो 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कितनी भाषा हो गई, 14 1 15 और 15 3 18, 4 भाषा को इसके बाद जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन, इसके बाद 92वां संविधान संशोधन के माध्यम से 4 भाषा जोड़ा गया। और फिर अब मिला के टोटल कितनी भाषा हो गई, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा हो गई, 8वीं अनुसूची में अब टोटल भाषा की संख्या कितनी हो गई, 22 हो गई। कितनी है, वर्तमान समय में हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। और ये जो 4 भाषा कौन कौन सी थी, तो इसमें जो 4 भाषा थी वो थी मैथिली, बोडो डोगरी मैथिली एंड संथाली, ये 4 भाषा को 92वां संविधान संशोधन 2003 के टाइम पे क्या किया गया, इसे ऐड कर दिया गया। यहाँ पर एक संविधान संशोधन और बचा है जो कि 52वां है, जो कि कब किया गया था, 1985 में किया गया था। और इसमें दल बदल ये किससे संबंधित है, तो दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो दल बदल कानून से कौन सा संविधान संशोधन संबंधित है,
तो 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है, जिसमें यह प्रावधान दिया गया है कि कोई भी एक पार्टी का जो सदस्य है छोड़कर जाता है तो इस प्रावधान के तहत अगर नहीं जाएगा, इसमें जो भी कंडीशन लिखी है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इससे संबंधित जो भी चीजें हमने बताया कि ये जो इसका राइट आंसर है वो 61वां संविधान संशोधन है। राइट आंसर क्या है इसका? 61वां संविधान संशोधन 1989 के माध्यम से जो मतदान करने की आयु है वो 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। इसी के साथ हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किससे संबंधित है। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये जो क्वेश्चन है फिर स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आ गया। किसका क्वेश्चन आ गया? फिर से एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आ गया। इसके मतलब जो भी स्टैटिक जीके है ये काफी हमारे लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, जो स्टैटिक जीके है हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। 2 क्वेश्चन आपके आ गए स्टैटिक जीके के। कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन। इसमें पूछा क्या जा रहा है, ये एक अवार्ड का क्वेश्चन है, पुरस्कार का क्वेश्चन है, अवार्ड का क्वेश्चन है। अवार्ड में भी पूछा जा रहा है कि जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। आप तो देखो पूछ लिया, ये नहीं पूछा कि किसे दिया गया, ये पूछा जा रहा है कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस काम के लिए दिया जाता है। तो देखो बात करते हैं थोड़ा सा शांति स्वरूप भटनागर की। तो आपको पता है कि हमारे भारत में एक संस्था है जिसका नाम है DRDO। क्या नाम है? DRDO नाम है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1958 में किया गया था। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में क्या करना? भारत को आगे ले जाना। विज्ञान एवं तकनीकी जो किसके ऊपर काम करती है? जो ये हमारे भारत की एक क्या है? गवर्नमेंट एजेंसी है जो क्या करती है? हमारे भारत के लिए जो कि काम करती है विज्ञान और तकनीकी पर। भारत के लिए आधुनिक हथियार का निर्माण करती है। इसी के साथ सेना के लिए भी बहुत प्रकार की वस्तुओं को बनाती है। ठीक है, तो ये जो अवार्ड दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर, ये इसी टाइम पे स्थापित किया गया था। कब किया गया था? तो 1958 के टाइम पर ही इस अवार्ड को स्थापित कर दिया गया था। और ये दिया किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखो ये विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में ही दिया जाता है। ठीक है, बात करते हैं शांति स्वरूप भटनागर की। तो ये अवार्ड दिया जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। इसी के साथ यहाँ पर अगर बात करते हैं संगीत के क्षेत्र में, तो जो एमी अवार्ड है, जो एमी पुरस्कार है, एमी अवार्ड है, ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो है एमी अवार्ड। क्या नाम है इसका? एमी अवार्ड नाम है। और बात करते हैं साहित्य के क्षेत्र में, तो आपको पता है साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारे नोबेल प्राइज वगैरह भी दिए जाते हैं। तो स्पेशली साहित्य के क्षेत्र में तो कोई अवार्ड नहीं है। और बात करते हैं एक अवार्ड और है जो केवल विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका नाम लिख लो, कलिंग पुरस्कार। क्या नाम है? कलिंग पुरस्कार नाम है इसका। ये स्थापित कब किया गया था? 1952 से कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। और किस क्षेत्र में? केवल विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। इसी के साथ कुछ आप और लिख सकते हो। धनवंतरी जो पुरस्कार है, धनवंतरी जो अवार्ड है, धनवंतरी, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो अवार्ड है या पुरस्कार है उसका नाम है धनवंतरी। ठीक है, क्या नाम है? धनवंतरी नाम है, जो कि 1978 के टाइम पर क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। ठीक है, बात करते हैं खेल की। तो देखो खेल में 2-3 अवार्ड दिए जाते हैं। और भारत देखो एक है अर्जुन अवार्ड, ये हमारे भारत में स्पोर्ट का सबसे बड़ा अवार्ड है अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड, और एक अवार्ड और दिया जाता है जिसे मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड, मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब स्पोर्ट में दिया जाने वाला अवार्ड है। तो ये सारे अवार्ड को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आने वाले आपके एग्जाम में कोई भी अवार्ड पूछा जा सकता है और सारे ही काफी महत्वपूर्ण अवार्ड हैं। ठीक है, बात करते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन पे। तो देखो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विज्ञान और तकनीकी। अगर केवल विज्ञान के लिए पूछा जाए, केवल विज्ञान पूछा जाए तो इसके लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है जिसकी शुरुआत 1952 में हुई थी। ठीक है, इसी के साथ प्यारे विद्यार्थियों हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछा गया है। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है ये हमारे हिस्ट्री से, एनिशिएंट हिस्ट्री से पूछा गया एक क्वेश्चन है, जो कि अभी हमने बताया कि जो हमारे पेपर में सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है। और ये देखो आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। किसका क्वेश्चन आ गया? हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। और हिस्ट्री के क्वेश्चन अभी आपको एक ही मिले होंगे। देखो इसमें पूछा क्या जा रहा है? बौद्ध धर्म। देखो एक टॉपिक है आपका बौद्ध धर्म, आप पढ़ते हो। बौद्ध धर्म के स्तूप के बारे में पूछ लिया गया कि जो चौखंडी स्तूप है ये भारत के किस राज्य में है।
तो जो भी चीजें आप पढ़ते हो उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं कि बौद्ध धर्म आप पढ़े हो तो बौद्ध धर्म से ही क्वेश्चन आए, उनसे संबंधित जो भी चीजें हैं ये सभी चीजों में से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं बौद्ध धर्म की। ठीक है, बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो आपको पता है बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने किया था? गौतम बुद्ध ने किया था। किसने किया था? गौतम बुद्ध ने इसकी स्थापना किया था, गौतम बुद्ध ने। ठीक है, जिनका जन्म कब होता है? जिनका जो जन्म होता है 563 ईसा पूर्व कहां पर होता है? लुम्बिनी में होता है। लुम्बिनी नामक स्थान में होता है, जो कि कहां पर है? नेपाल में है। कहां पर है? नेपाल में स्थित है। और बात करते हैं इनके बचपन के नाम का, तो इनके जो बचपन का नाम होता है वो होता है सिद्धार्थ। क्या होता है? सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम होता है। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। यशोधरा इनकी पत्नी का नाम है। ठीक है, गौतम बुद्ध की बात करते हैं तो देखो, गौतम बुद्ध की बात करते हैं तो इनकी मृत्यु कहां पर होती है? इन्हें ज्ञान की प्राप्ति, पहले लिख लो, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहां पर होती है? इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहां पर होती है? तो देखो बोध गया में होती है। कहां पर होती है? ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति जो होती है वो कहां पर होती है? बोध गया नामक स्थान पे होती है। बोध गया बिहार में है। ठीक है, बोध गया नामक स्थान पे होती है। बात करते हैं पीपल निरंजना नदी के तट पर, पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी भी पूछा गया है। निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर इन्हें क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, देखो इनकी जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, जब ये अपना पहला उपदेश देते हैं, पहला उपदेश कहां पर देते हैं? पहला जो उपदेश देते हैं वो सारनाथ में देते हैं। कहां पर देते हैं? पहला जो उपदेश देते हैं ये अपना पहला उपदेश कहां पर देते हैं? सारनाथ में अपना पहला उपदेश देते हैं। ठीक है, और जब ये पहला उपदेश देते हैं तो इसे क्या बोला जाता है? धम्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। ठीक है, धम्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। धम्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। इनके पहले जब उपदेश देते हैं तब धम्म चक्र ने प्रवर्तन बोला जाता है। बात करते हैं इनकी मृत्यु की, तो देखो इनकी जो मृत्यु हो जाती है वो 483 ईसा पूर्व में हो जाती है। 483 ईसा पूर्व में होती है। ईसा पूर्व में हो जाती है, कुशीनगर में हो जाती है इनकी मृत्यु। ठीक है, कहां पर होती है? कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कैसे होती है ये सभी को पता है। कैसे होती है सभी को पता है। इन्हें मांस खिला दिया जाता है, जिसके कारण इन्हें क्या हो जाता है? इन कैंसर्स वगैरह हो जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ जानकारियां हैं। इसमें आने वाले एग्जाम से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। और इसे पूछा जो गया है कि जो चौखंडी स्तूप है ये कहां पर है? चौखंडी स्तूप जिसे किसने बनवाया था? जिसे अशोक ने बनवाया था। ठीक है, किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। और ये स्थित है उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ कहां पर है? उत्तर प्रदेश के सारनाथ में है। और ये कहां पर है? यूपी में है। सारनाथ कहां पर है? वाराणसी के पास है। ठीक है, कहां पर है? काशी वाराणसी के पास आपको सारनाथ मिलता है। यहीं पर यहाँ पर कौन सा स्तूप स्थित है? चौखंडी स्तूप, जो कि बना है किससे? जो कि बना है ईंटों से मिलके बना है। ठीक है, ईंटों से बना है। ईंटों से बना है। और बात करते हैं इस स्तूप में है क्या, तो देखो बौद्ध धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आपको इस स्तूप में मिलती है। ठीक है, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस सबको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके साथ फिर हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अभी हम पहुंचे 4 क्वेश्चन पर, अभी हमारे पास 6 क्वेश्चन और हैं। सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर क्लास को पॉज करके आप सारी चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो इसमें मैंने बताया क्या कि बौद्ध धर्म है क्या। ठीक है, इसकी शुरुआत कब होती है, किसने किया था, इनके बारे में भी बताया, इनका जन्म कब होता है, इनके बचपन का नाम क्या है, पत्नी का नाम क्या था, ज्ञान की प्राप्ति कब होती है, कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति होती है, इन्होंने जो उपदेश दिया इसे क्या बोला जाता है। ठीक है, और इनके कुछ ग्रंथ है, लिख लेना। त्रिपिटक, इनके ग्रंथ का नाम क्या है? त्रिपिटक है, जो कि पाली भाषा में लिखे हुए हैं। किस भाषा में लिखे हुए हैं? पाली भाषा में लिखे हुए हैं। ठीक है, एंड तो ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लो। और उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ये काफी क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन का नाम तो सभी लोगों ने सुना होगा। वॉशिंग मशीन का नाम तो सभी लोगों ने सुना होगा कि वॉशिंग जो मशीन है, ठीक है, ये कार्य क्या करती है, इसका कार्य क्या होता है? यथा ये किस सिद्धांत पे कार्य करती है? ये किस
सिद्धांत पर काम करती है, ये भी आपको पता ही होगा। आपसे पूछा लेकिन ये सारी चीजें कुछ भी नहीं गया है। क्या पूछा गया है? ये पूछा गया कि जो विद्युत चलित वॉशिंग मशीन होती है, इसका जो पहला ब्रांड आता है, ठीक है, जो ब्रांड आता है, जो पहला मतलब पहली वॉशिंग मशीन बनाती है, जो ब्रांड बनाती है, उसका नाम पूछ लिया गया है। ठीक है, देखो इसकी स्थापना लगभग 18 कब होती है? 1907 में होती है। ठीक है, 1907 में होती है और ये अमेरिका में बनाई जाती है। कहां पर? अमेरिका में बनाया जाता है। ठीक है, अमेरिका में बनाई जाती है और इस ब्रांड का नाम होता है थोर। क्या नाम होता है? थोर इस ब्रांड का नाम होता है। लेकिन इन सारी डिटेल को आप ज्यादा नहीं याद कर सकते हो, तो ये अगर जो क्वेश्चन है ये एक बेसिक नॉलेज वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके आते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं आते। 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन मैक्सिमम एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्वेंशन से। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन अगर बात करते हैं कार्य करती है, तो इसे आप कपड़े वगैरह धुलते हो, आपको पता है कपड़े धुलने का कार्य करती है। आप कोई भी कपड़ा इसमें धुल सकते हो। ठीक है, बात इसमें करते क्या है, तो देखो कुछ ऐसे डिब्बा रहता है जिसमें मोटर्स वगैरह लगी रहती हैं, जो क्या करती हैं? कपड़े को घुमाती हैं। क्या करती हैं? घुमाती हैं। और इसे बोला क्या जाता है? इसे अपकेंद्रीय बल बोला जाता है। ठीक है, जब घुमाती हैं तो ये जो बल लगता है इस पर, अपकेंद्रीय बल पर घूर्णन के सिद्धांत पर काम करते हैं। अपकेंद्रीय बल, इसमें क्या लगता है? सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है, इस सिद्धांत पर ये क्या करती हैं? काम करती हैं और कपड़े को घुमाती रहती हैं और धीरे धीरे फिर कपड़े को सफा कर देती हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक चलने वाली मशीनें होती हैं। और ये जो ब्रांड था, पहला जो ब्रांड था विश्व का, इसका नाम थोर था, जो कि यूएसए में बनाई गई एक मशीन थी। ठीक है, और इसी के साथ थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। इसमें ज्यादा डिटेल्स हम आपको बता नहीं सकते क्योंकि एंफेक्चुअल क्वेश्चन था। इसी के साथ हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन है। जो हमारा छठवां क्वेश्चन है, ये एक संघवाद, जिसे यूनियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूनियन बोला जाता है। संघवाद का क्वेश्चन आ जाता है, जो कि संविधान का जो भाग पहला है, संविधान का भाग पहला है, आर्टिकल 1 से 5 के बीच में जो है, एंड ये किसके बारे में बताया गया है? संघवाद के बारे में ही बताया गया है। ठीक है, भारत संघवाद। बात करते हैं भाग 1 की, तो भाग 1 क्या बोलता है? भारत, इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया। ठीक है, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब भारत क्या होगा? भारत जो होगा वो राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। संघ मतलब क्या होता है? यूनियन। संघ मतलब क्या होता है? यूनियन। और इसी यूनियन से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कि जो संघवाद का सरकार है कि एक प्रणाली है, क्या ये एक सरकार की प्रणाली है? ठीक बात है, जिसमें शक्तियां जो होती हैं, शक्तियां पावर्स होती हैं, केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संगठक इकाइयों के बीच क्या होती हैं? आपको बताना है क्या होती हैं। आरोपित उनके पास होती हैं, अभ्यारोपित होती हैं, या उपहासित होती हैं, या प्रेरित होती हैं, जबरदस्ती दी जाती हैं, या विभाजित होती हैं। आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो आप लोग संघवाद जब पढ़ते हो, तो आप पढ़ते हो कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण। हमारे भारत में क्या है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है। और ये कौन बताता है? ये अनुसूची 7 बताती है। कौन बताती है? अनुसूची जो 7 है, ये क्या करती है? बेसिकली शक्तियों का विकेंद्रीकरण का कार्य करती है। विकेंद्रीकरण का कार्य करती है, जिसके माध्यम से जो शक्तियां हैं, जो पावर्स हैं, सबको अपना अपना क्या दे दिया गया? विषय दे दिया गया है। संघ को अलग विषय दे दिए गए हैं, राज्य को अलग दे दिए गए हैं, और दोनों को जिस पर काम करना है, जिन्हें समवर्ती सूची बोला जाता है, समवर्ती सूची बोला जाता है, इनको क्या कर दिया गया? अलग विषय दे दिया गया है। तो ये शक्तियों का क्या है? शक्तियों का विभाजन है। क्या है? शक्तियों का विभाजन है। तो देखो संघवाद में क्या होता है, जो ये हमारा संघ है, ये क्या करता है? विभिन्न इकाइयां, जिसमें आपके राज्य भी आ जाते हैं और छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं भी आ जाती हैं। इनमें शक्तियों को क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। इसमें अभ्यारोपित नहीं किया गया, जबरदस्ती थोपा नहीं गया है। ठीक है, ना ही किसी को जबरदस्ती शक्ति दी गई है। क्या किया गया? विभाजित किया गया। हमारा जो संविधान है, संविधान का अगर बात करते हैं तो अनुसूची जो 7 है, ये खुद शक्तियों का क्या करती है? विभाजन कर देती है। ठीक है, जिसमें राज्यों को अलग विषय दे दिए गए हैं और संघ को भी विषय दे दिए गए हैं काम करने के लिए। बात करते हैं संघ को कितने विषय दे दिए गए हैं, तो 100 विषय इन्हें दे दिए गए हैं। और बात करते हैं इन्हें कितना विषय दिया गया है, तो देखो 61 विषय इन्हें दे दिए गए हैं। ठीक है, और 52 विषय इन्हें दे दिए गए हैं। तो ये सबको अलग अलग विषय दे दिया गया काम करने के लिए, और सभी अब क्या करते हैं? काम करते हैं। और ये शक्तियों का क्या है? विभाजन है। और ये जो संघात्मक व्यवस्था है, संघात्मक जो व्यवस्था है, इसको हमने लिया कहां से है? तो देखो इसको हमने लिया है कनाडा के संविधान से। कहां से लिया है? कनाडा के संविधान से लिया है। कनाडा के संविधान से लिया है, अपने संविधान में से ऐड किया है। संघात्मक व्यवस्था को हमने कहां से लिया है? कनाडा के संविधान से लिया है। और ये क्या बताती है?
एंड जो हमारा संघ है, ये क्या हमारा जितने भी राज्य हैं, भारत क्या है, राज्यों का संघ है, ठीक है, जिसमें विकेंद्रीकरण की बात कही गई है। जो ये पंचायती राज व्यवस्था या हमारे जो गांधी जी वगैरह है, ये क्या करते थे, ये हमेशा बात करते थे कि जो शक्ति है इसे एक जगह ना होकर इसे पूरे भारत में वितरित कर दो, ठीक है। ये सब फंडामेंटल एंड उसमें डीपीएसपी वगैरह में भी बताया गया है, ठीक है। चलिए ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है। और देखो हिस्ट्री के टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, हिस्ट्री के जो क्वेश्चन की संख्या हो गई 2। हिस्ट्री के जो क्वेश्चन की संख्या हो गई, आपको 2 क्वेश्चन मिल चुके, ठीक है, 2 क्वेश्चन मिल चुके, जिसमें एक पहला क्वेश्चन आया बौद्ध स्तूप से आ गया, और जो दूसरा क्वेश्चन है ये पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो विकल्प है जो प्राचीन साहित्यिक, यहाँ पर कुछ मिस्टेकिंग है थोड़ा सा, है ना। और देखते हैं जो भारत के प्राचीन इतिहास के काल पर क्या करता है, प्रकाश डालता है। मतलब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में जो नीचे दी गई है इसमें ऐसा क्या है जो भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में क्या करता है, जानकारी प्रदान करता है। इसमें से ऐसा क्या है जो क्या करता है, भारत के प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त करता है। तो देखो ये जो वेद है, उपनिषद है, ठीक है, और यह जो भगवत गीता है, ये न केवल भारत में बल्कि ये विभिन्न प्रकार की जानकारियां हमें क्या करती है, प्रदान करती है। लेकिन बात करते हैं यहाँ पर, बात करते हैं पुराण की, ठीक है, पुराण की बात करते हैं तो ये हमारे भारत के, स्पेशली भारत के प्राचीन इतिहास के विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्रदान करते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पुराण हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, पुराण हो जाएगा। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे, देखेंगे इसमें जो पुराण है, वेद है, यह है क्या, ठीक है। तो देखो जो पुराण है इनकी जो संख्या टोटल कितनी है, 18। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है, जिसमें आपके मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण, ये क्या है, आपके मुख्य पुराण है, ठीक है। क्या है ये जो पुराण है आपके, टोटल कितने हैं, पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या है कुल 18। कितनी है, 18 है, जिसमें आपके मुख्यतः कौन कौन से हैं, मत्स्य पुराण है, वायु पुराण है, विष्णु पुराण है, ठीक है, ये आपके मुख्य पुराण है। इनका नाम कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनका नाम आप क्या करोगे, नोट डाउन कर लोगे। और इसी के साथ बात करते हैं वेद की। तो देखो वेदों की संख्या कुल कितनी है, 4 वेद है। कितने वेद हैं, 4 वेद हैं। और चारों वेद में जो पहला वेद है या सबसे प्राचीन वेद है, इसका नाम है ऋग्वेद। क्या नाम है, ऋग्वेद नाम है इसका। और दूसरे वेद की बात करते हैं तो दूसरा वेद जो है आपका अर्थवेद नाम है। क्या नाम है इसका, अर्थवेद नाम है। और तीसरे वेद की बात करते हैं तो सामवेद नाम है। क्या नाम है, सामवेद नाम है। और चौथा हमारा जो वेद है इसे हम लोग बोलते हैं यजुर्वेद। क्या बोलते हैं, यजुर्वेद बोलते हैं। ये हमारा चौथा वेद है, ठीक है। तो वेदों की संख्या बात करते हैं तो 4 है, जिसमें सबसे जो प्राचीनतम वेद है उसका नाम है ऋग्वेद। प्राचीनतम वेद है, जिसमें गायत्री मंत्र वगैरह का भी वर्णन मिलता है आपके, ठीक है, जिसमें लगभग 10,000 से भी ज्यादा आपके क्या है, मंत्रों का वर्णन किया गया है, ठीक है। और बात करते हैं संगीत का वेद किसे बोला जाता है, तो जो संगीत का वेद है उसे सामवेद को बोला जाता है, संगीत का वेद। और बोला जाए जादू टोने का वेद कौन सा है, तो जादू टोना या टुटका, इन सब का जादू टोने का जो वेद है वो बोला जाता है अर्थवेद को। किसे बोला जाता है, अर्थवेद को बोला जाता है। यहाँ पर एक और चीज लिखी गई है, उपनिषद। तो देखो उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है। कितनी है, 108 उपनिषदों की संख्या है। और भगवत गीता आपको पता है ये एक ग्रंथ है, यह एक ग्रंथ है, जैसे महाभारत है वैसे भगवत गीता है, ठीक है। इसी के साथ हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इससे संबंधित जो भी जानकारी है आप क्या करो, नोट डाउन कर लो। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से में आगे आने वाले टाइम में आ सकता है। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 8वां क्वेश्चन। और इसमें क्या पूछा गया है, ये भी एक हिस्ट्री का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया जो एसोसिएशन है इसकी स्थापना कब किया गया। चलिए बात करते हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। देखो दादा भाई नौरोजी का नाम आपने सुना होगा। दादा भाई नौरोजी का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने क्या किया था, 1866 में क्या किया था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की क्या किया था, एसोसिएशन की स्थापना किया था। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया है, इनका नाम नहीं पूछा गया है। पूछा गया है कहां पर किया गया था। तो देखो एंड पहले आपको पता कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे ये सारे कहां के थे, ब्रिटेन के थे। कहां के थे, ब्रिटेन के थे। तो देखो
ब्रिटेन से संबंधित जो शहर है उसका नाम है लंदन। क्या नाम है? लंदन नाम है। तो इसकी स्थापना लंदन में ही किया गया था। लंदन जो कि कौन सी नदी के किनारे बसा है? लंदन जो कि थेम्स नदी के किनारे बसा है। थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है लंदन, ठीक है, जो कि कहाँ का शहर है? जो कि ब्रिटेन का एक शहर है। ब्रिटेन की राजधानी भी है, शहर भी है, यहाँ का सबसे यूरोप का सबसे अधिक नगरीकृत वाला शहर भी है, ठीक है। और बात करते हैं थोड़ा सा और, तो देखो दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था? इंडिया नामक एक समाचार पत्र भी जारी किया था, ठीक है। इंडिया नामक एक समाचार पत्र को भी क्या किया था इन्होंने? एंड जारी किया था, ठीक है। तो लिख लेना, इंडिया नामक जो पत्रिका है, इंडिया नामक जो समाचार पत्र है, समाचार जो पत्र है, ये किसने जारी किया था? तो ये जारी किया था दादा भाई नौरोजी ने किया था। बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो देखो ईस्ट जो इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ईस्ट इंडिया जो कंपनी है इसकी स्थापना कब होती है? तो जो इसकी स्थापना होती है सन 1600 में होती है। 1600 ईस्वी में क्या होती है? 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है, जो कि भारत लगभग आती है 1611 के करीब भारत आ जाती है, ठीक है। सन 1600 में इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। चलते हैं इसी के साथ हम थोड़ा सा आगे, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? लंदन। और पेरिस की बात करते हैं तो ये फ्रांस का क्या है? फ्रांस की कैपिटल है। कोलकाता ये हमारे पश्चिम बंगाल की कैपिटल है। सिंगापुर आप जानते हो, सिंगापुर क्या है? देश है हमारे एशिया का और सबसे छोटा देश है। सबसे क्या है? छोटा देश है। तो इसको क्या करोगे आप लोग? नोट डाउन कर लोगे। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक भूगोल का क्वेश्चन है। तो यहाँ हमने आपको दिखाया स्टैटिक जीके का क्वेश्चन। चलो ठीक है, अभी बाद में डिस्कस करते हैं कि किसके ये जो पेपर इसमें से कितने सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन मिल चुके हैं। क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल। देखो ये आपकी अर्थ है, क्या है? अर्थ है। और इसका वायुमंडल आपको पता है, इसका वायुमंडल 5 परतों में विभाजित किया गया है। पूछा जा रहा है कि जो ओजोन परत है ये किस मंडल में पाई जाती है? किस परत में पाई जाती है? किस मंडल में पाई जाती है? तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पता होना चाहिए जो हमारी पृथ्वी है इसके चारों तरफ जितने भी मंडल पाए जाते हैं, इनके मंडल के बारे में हमें पता होना चाहिए, लेयर के बारे में पता होना चाहिए। पहली लेयर, दूसरी, तीसरी, एंड इसके बाद बात करते हैं चौथी, और इसी के साथ हम बात करते हैं पांचवी के बारे में, ठीक है। पांचवी के बारे में भी हम क्या करते हैं? बात करते हैं। देखो हमारी जो पहली लेयर है, पहली लेयर इसका हम क्या बोलते हैं? पहली लेयर हमारी क्षोभ मंडल है। क्या है? क्षोभ मंडल है। दूसरी हमारी कौन सी है? दूसरी है समताप मंडल, समताप मंडल है। और तीसरी की बात करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं मध्य मंडल। क्या बोलते हैं? मध्य मंडल बोलते हैं। चौथी की बात करते हैं तो ये है आपकी आयन मंडल। कौन सी है? आयन मंडल है। और पांचवी की बात करते हैं, पांचवी की बात यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो इसे बोलते हैं वायुमंडल। पांचवी जो आपकी परत है इसे हम लोग बोलते हैं वायुमंडल बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। तो चलिए सबकी विशेषता की बात करते हैं। तो देखो जो क्षोभ मंडल है ये आपका है लगभग 0 से 20 किलोमीटर के मध्य में आपका क्षोभ मंडल है। कितना है? तो 0 से 20 किलोमीटर के बीच में है क्षोभ मंडल। 0 से 20 किलोमीटर के बीच में आपका क्षोभ मंडल फैला हुआ है। क्षोभ मंडल की बात करते हैं तो क्षोभ मंडल में जितने भी आपके मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं ये आपके क्षोभ मंडल में होती है। कहाँ पर होती हैं? क्षोभ मंडल में होती है। और बात करते हैं क्षोभ मंडल की और विशेषताएं, तो देखो ये जो बिजली वगैरह गिरती है, कड़कती है, ये सब क्षोभ मंडल में ही होता है। या फिर जो पैसेंजर प्लेन चलते हैं यहीं पर चलते हैं। इसके जस्ट हमारा जो दूसरा मंडल है उसका नाम है समताप मंडल। देखो इसी की एक विशेषता है कि ये क्या है? जो ओजोन O3 जो ओजोन है, ओजोन जो परत है ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये आपकी पाई जाती है समताप मंडल में पाई जाती है। और इस ओजोन परत को नुकसान क्या पहुंचा रहा है? तो देखो जो एसी फ्रिज क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है ये सबसे ज्यादा क्या कर रहा है? ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहा है। तो ओजोन परत कहां पर है? तो ओजोन जो परत है वो यहाँ पर है, ठीक है। इसमें है समताप मंडल में आपकी ओजोन परत है। और इसको नुकसान क्या पहुंचा रहा है? तो क्लोरोफ्लोरो कार्बन इसको नुकसान पहुंचा रहा है। इसीलिए इसी क्षरण को रोकने के लिए 16 सितंबर 1987 को क्या होता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, जो कि कहां पर है? ये शहर मॉन्ट्रियल शहर कनाडा में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि किससे संबंधित है? ओजोन के क्षरण से संबंधित है, ठीक है। इसीलिए क्या मनाते हैं? 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो ओजोन जो परत है वो समताप मंडल में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। अच्छा, इसका काम क्या है? तो जो ओजोन परत है इसका काम क्या है?
इसका जो काम है क्या है, सूर्य से आने वाली जो खतरनाक किरणें हैं, जैसे पैराबैंगनी जो किरणें हैं, इनसे क्या करना, पैराबैंगनी किरणों से रक्षा करना। पैराबैंगनी किरणों से रक्षा करना इसका क्या है, रक्षा करना इसका कार्य है। ठीक है, अगर ये नहीं रहेगी तो सूर्य से जितनी भी आने वाली पैराबैंगनी किरणें हैं ये हमारे शरीर को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगी। ठीक है, तो इसे बचा के रखना ये हमारे मानव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो इसीलिए सारे जो देश हैं ये लगातार काम कर रहे हैं ओजोन परत को बचाने के लिए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल। क्या हो जाएगा, समताप मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है उसका नाम है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। ठीक है, देखो ये आपका किसका क्वेश्चन है, ये आपका जियोग्राफी का क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन है जियोग्राफी। तो लगभग 2-3 क्वेश्चन आपने देख लिया, 3 क्वेश्चन देख लिया जियोग्राफी का। हिस्ट्री का क्वेश्चन कितना देख लिया, तो 3 से 4 क्वेश्चन आपने जो हिस्ट्री का देख लिया। पॉलिटी का भी आपने कितना क्वेश्चन देखा, पॉलिटी का भी आपने 3 से 4 क्वेश्चन देखा। इसी के साथ स्टैटिक जीके का भी आपने 2 क्वेश्चन देखा। इसी के साथ जनरल जो नॉलेज होता है इसका भी आपने देखा एंड 1-2 क्वेश्चन इसका भी आ जाता है। तो ये आपका कुछ क्या है, आप लोग देख सकते हो, ये कुछ आपका वेटेज है सभी सब्जेक्ट का कि कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये तो हमने बात किया 10 क्वेश्चन में। अभी आपको 10 क्वेश्चन और पढ़ना है, तो उसमें आपको ये जो क्वेश्चन है ये बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये इसमें पूछा क्या जा रहा है, दक्षिण भारत। देखो ये रहा भारत, दक्षिण भारत किसे आप बोलोगे, ये रहा आपका भारत, ये रहा आपका प्यारा भारत, ये रहा आपका प्यारा भारत। और उसके बाद ये रहा आपका प्यारा भारत। और आपको पता है ये आपका प्यारा जो भारत है ये इसे तो बोला जाता है उत्तर भारत, इसे क्या बोला जाता है, नॉर्थ इंडिया बोला जाता है। लेकिन इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है साउथ इंडिया। क्या बोला जाता है, साउथ इंडिया। तो इसके ऊपर जो भी नदियां बहती हैं हम उन्हें उत्तर भारत की नदियां कहते हैं। इसके नीचे जो भी नदियां बहती हैं उन्हें हम साउथ इंडिया या दक्षिण भारत की नदियां कहते हैं, दक्षिण भारत की नदियां कहते हैं। जिसमें आपके कावेरी नदी है, गोदावरी नदी है एंड कृष्णा नदी है। ठीक है, कृष्णा नदी है, गोदावरी नदी है, कावेरी नदी है और नर्मदा नदी है। ये सब आपकी दक्षिण भारत की नदियां हैं। ठीक है, ये सब क्या है, आपकी दक्षिण भारत की नदियां हैं। ताम्रपर्णी नदी है। तो बात करते हैं इन्हीं नदियों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो देखो 2 नदियां तो जो है हमारे कहां से निकलती हैं, ये जो 2 नदियां हैं ये पश्चिमी घाट से निकलती हैं। बात करते हैं स्पेशल स्थान, तो देखो महाराष्ट्र एक स्टेट है, महाराष्ट्र एक राज्य है। इसकी पहाड़ियां, नासिक की पहाड़ियां जो है, नासिक की पहाड़ियां हैं। यहाँ पर एक चोटी है जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर। क्या नाम है, त्र्यंबकेश्वर नाम है। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोदावरी नदी। क्या नाम है, गोदावरी नदी नाम है। इसकी लंबाई 1400 कितनी है, 65 किलोमीटर है। कितनी है, 1465 किलोमीटर है। और बात करते हैं 1400 कितनी है, 65 किलोमीटर है। इसी के साथ हम बात करते हैं कृष्णा नदी की। तो लगभग 1400 किलोमीटर लंबाई है। कितनी, 1400 किलोमीटर लंबाई है कृष्णा नदी की। कावेरी की बात करते हैं तो लगभग 1276 किलोमीटर है। और नर्मदा नदी की बात करते हैं तो इसकी जो लंबाई है वो 1300 करीब है। ठीक है, 1300 के करीब है। तो इसमें देखो जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है गोदावरी नदी। क्या नाम है, गोदावरी नदी नाम है, जो कि नासिक की पहाड़ियों से निकलती है। और कहां से निकलती है, आपके महाराष्ट्र से निकलती है। और बात करें कौन सी चोटी से निकलती है, तो त्र्यंबकेश्वर चोटी से निकलती है। और ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में कहां पर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, अरब सागर में नहीं गिरती है। कृष्णा नदी की बात करते हैं तो देखो कृष्णा जो नदी है इसका भी उद्गम कहां से होता है, महाबलेश्वर से होता है, जो कि कहां पर है, महाबलेश्वर चोटी से होता है। ये भी कहां पर है, ये भी आपके महाराष्ट्र में ही है। कहां पर है, महाराष्ट्र में ही है। कावेरी नदी की बात करते हैं तो देखो ब्रह्मगिरी कर्नाटका में पश्चिमी घाट में एक चोटी है जिसका नाम क्या है, ब्रह्मगिरी नाम है, ब्रह्मगिरी नाम है। और ये कर्नाटका और तेलंगाना से होते हुए कहां पर चली जाती है, ये भी बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है, ब्रह्मगिरी चोटी। यहां से इसका उद्गम होता है। ठीक है, कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है, कर्नाटका से होता है। ये कहां पर है, कर्नाटका में है। ठीक है, और इसी के तरीके से हम बात करते हैं नर्मदा नदी, जो कि 3 राज्यों से होकर बहती है। कौन कौन से, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, 3 राज्यों से बहते हुए ये अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है, अरब सागर में
गिरती है। और बाकी नदियां कहाँ पे गिरती हैं, तो जो बाकी 3 नदियां हैं ये गिरती हैं बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। नर्मदा नदी की बात करते हैं तो ये निकलती है आपके अमरकंटक पहाड़ी से। कहाँ निकलती है, अमरकंटक नामक पहाड़ी से, चोटी से निकलती है, ठीक है। अमरकंटक चोटी से निकलती है, जो कि सतपुड़ा रेंज के क्या है, एक भाग है, ठीक है। इसी के साथ हम क्या करते हैं, ये आज हमारा क्या था, लास्ट क्वेश्चन था। ये आज हमारा क्या था, लास्ट क्वेश्चन था। और यदि आपको क्लास पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि हाँ किसी कोचिंग में अच्छे से प्रैक्टिस कराया जा रहा है, सारे क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कशन किया जा रहा है, और काफी ये आपके एग्जाम्स के लिए काफी मददफुल होगा, ठीक है। तो आप क्या करो, आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों तक, और चैनल पे यदि आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से हम आपके लिए क्लास लाते रहेंगे। जितने भी अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इन सबको एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। यदि आपने पहली क्लास नहीं देखा एसएससी जीडी की, जो मैंने स्ट्रेटजी की क्लास किया है, तो आप उसको जाके पहले देखिए। इसके बाद आपको पता चलेगा कि हमें क्या करना है, कैसे क्लास करना है। और ये जो क्लास रहेगी जारी रहेगी, डेली बेसिस पे आपको क्लास प्रोवाइड होती रहेगी। और ये किस कोचिंग पर आपको मिलेगी क्लास, तो आपको पता है हमारी कोचिंग जो है इसका नाम है JMS कंपटीशन क्लासेस, ठीक है। आपको सर्च करना है यूट्यूब पे JMS कंपटीशन क्लासेस, JMS कंपटीशन जो क्लासेस है, इसी पे आपको सारी क्लासेस क्या मिलेगी, कंपटीशन जो क्लासेस है इसी पे आपको सारी क्लास मिल जाएगी। ये हमारी कोचिंग है JMS कंपटीशन क्लासेस। आपको क्या करना है, इस पर विजिट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। और ये प्रैक्टिस सेट तब तक जारी रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, और जब तक आप एग्जाम में सारे क्वेश्चन को करके नहीं आते हो, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।